आइए दोस्तों देखते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग पेट स्पेशल पढ़ेंगे आज, ठीक है। पेट में जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन है उसे कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम समाप्त कर दिया जाए। सबसे पहली बात कि आंदोलन करने के लिए एक विचार होना चाहिए, और विचार कैसा? तो वो विचार होना चाहिए देशभक्ति का, वो विचार होना चाहिए राष्ट्रवाद का, है ना। तो याद रखिएगा ये विचार किसका होना चाहिए? राष्ट्रवाद का। और राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वही तो आंदोलन की तरफ ले जाएगा ना हम लोगों को। तो राष्ट्रवाद का उदय होने का कुछ कारण था। एक्चुअली होता क्या है कि राष्ट्रवाद के लिए आपको 1857 की बात करनी पड़ेगी। 1857 में एक महान क्रांति हुई थी जिसे हम क्या कहते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब जब आप बात करते हो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, तो आप पाते हो कि 1857 का जो युद्ध था उसे कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जैसे यह जो कहने वाले हैं ये बीडी सावरकर है। कौन है? बीडी सावरकर। इन्होंने कहा था कि भाई ये क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है भारतवर्ष का। लेकिन इसी को एक व्यक्ति हैं बेंजामिन बेंजाइन, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा था। इसको क्या कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन कहा था। ये है बेंजामिन बेंजाइन, बेंजामिन बेंजाइन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने कहा था। लेकिन अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं? इसको सैन्य विद्रोह मानते हैं। अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं? इसे कहते हैं कि भैया ये क्या है? सैन्य विद्रोह है। ये कौन मानता है? अन्य इतिहासकार, ठीक है ना। अन्य इतिहासकार इसको क्या मानते हैं? सैन्य विद्रोह। तो ध्यान रखिए 1857 से 3 प्रश्न बनते हैं। किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन, और किसने कहा था सैन्य विद्रोह। आखिर क्या कारण था कि यह दिल्ली और यूपी तक ही सीमित रहा? ये कहाँ तक सीमित रहा? ये दिल्ली प्लस यूपी तक सीमित रहा दोस्तों, सीमित। आप समझिए कि यहीं तक सीमित रहना और सिर्फ यह सेनाओं के बीच में रहना, आम जनमानस का न जुड़ पाना और समय से पहले इसका स्टार्ट होना, यह इसकी विफलता के कारण थे। भाई सेना के साथ साथ अन्य जनमानस भी जुड़ते तब ना आनंद आता कि चलो लड़ते हैं, जोर लगाते हैं चौचक, है ना। लेकिन सारे जनमानस नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ सेना का युद्ध होता है ये, और सेना के युद्ध होने की वजह से यह विफलता की तरफ जाता और समय से पहले स्टार्ट भी हो जाता है। और इसी में मंगल पांडे को फांसी भी दी गई रहती है। भाई इसको स्टार्ट होने के पीछे मंगल पांडे की फांसी थी, जिसने एक अधिकारी को इसलिए मार दिया था। देखिए इसको स्टार्ट होने का जो ज्वलंत मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा, वो था चर्बी युक्त कारतूस। हालांकि मुद्दे और भी थे लेकिन वो काफ़ी पुराने थे। लेकिन जो तुरंत आग में घी डालने का काम किया वो चर्बी युक्त कारतूस जो है, ये इसको दांत से खींचना पड़ता था। और उसमें था क्या कि ये इसमें गाय की चर्बी लगती थी और सूअर की चर्बी लगती थी। सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए पवित्र और गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों भड़क गए, और जब भड़क गए तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह करेंगे। और उसी में जो बैरकपुर छावनी में था मंगल पांडे, उस समय उसने विद्रोह किया और एक अधिकारी को मार दिया। सोचिए। अब देखिए एक बात समझिए कि इसमें अगर आप 28 वर्ष जोड़ दीजिए, 28 वर्ष लगभग जोड़ दीजिए, 28 वर्ष बाद ऐसी क्या चीज़ होती है कि पूरा का पूरा कोई भी आंदोलन होता है तो पूरे देश में फैल जा रहा है। कोई भी आंदोलन है, विचारधारा से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। अभी तक क्या था कि वो किसी जगहों पे जैसे दिल्ली और यूपी तक सीमित रह गया, लेकिन 28 वर्ष बाद, आपको याद है 28 वर्ष जोड़ेंगे इसमें तो लगभग आप पाएंगे 1885। ऐसा क्या होता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की बात अगर हम लोग करें, चलिए आइए देखते हैं। इसका मतलब यह था कि क्या कारण था कि 28 वर्ष बाद कोई भी चीज़ पूरे भारत में फैल रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण था, एक, अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करना शुरू कर दिया था। जो अभी तक
तथाकथित जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, जो बहुत बड़े हिस्से को अंधकार में ढकेले हुए थे, उनको पढ़ाने का काम किया इन्होंने, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, ठीक है ना, आधुनिक शिक्षा शुरू करते हैं। साथ ही साथ प्रेस की स्थापना, प्रेस की स्थापना, ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्थापना भी बहुत तेज इसमें काम करता है, क्योंकि भाई अब हुआ क्या ना, अंग्रेज अपने लिए प्रेस स्थापित किए कि हम क्या करेंगे कि पश्चिम बंगाल में अगर युद्ध हो रहा है तो हम वहाँ की बातें हम प्रेस से समझ लेंगे, और दिल्ली में हो रहा है तो हम वहाँ की बातें यहाँ समझ लेंगे। लेकिन होता क्या है कि भारतीय भी अपना प्रेस बनाने लगते हैं, तो भारतीय अपने लैंग्वेज में बनाते हैं, वो किस लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश में, तो इंग्लिश कौन समझने वाला था। तो भारतीयों के जो विचार थे वो तेजी से फैलते रेदर दैन कि अंग्रेज अपनी बात फैला पाए। अंग्रेजों को लगा यार तो हम अपने लिए कांटा बो दिए, क्योंकि भारतीयों ने छोटे छोटे प्रेस बना करके जगह जगह पे काफ़ी तेजी से विस्तार किया। तो अब उससे क्या हुआ, कहीं भी स्वर उठता राष्ट्रवाद का सबके पास पहुंचता था, है ना। तो प्रेस की स्थापना हो जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो अंग्रेजी साहित्य, जो ही आधुनिक शिक्षा आती है तो यहाँ के लोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं। अंग्रेजी साहित्य, और अंग्रेजी साहित्य जितने भी विद्वान लिखे थे उसमें स्वतंत्रता, स्वच्छंदवाद की बात ज़्यादा होती थी कि हर इंसान का अधिकार है स्वतंत्र होना चाहिए। तो आप जब किताबें आपके हाथ में आएंगी और आप उसमें बार बार पढ़ें कि यार हमारा अधिकार है स्वतंत्र रहना, हमारा अधिकार है अपने मन मुताबिक जीना, हमारा अधिकार है इस तरीके से रहना, तो आप बगावत करेंगे। और उस समय की बगावत कहलाती थी राष्ट्रवाद, क्योंकि किससे करेंगे, अंग्रेजों से करेंगे। उस समय ये नहीं था कि जो है हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा, अंग्रेज लड़ाते थे लेकिन फिर भी एकता थी, हिंदू मुस्लिम में एकता थी, दोनों मिलकर लड़ा करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों इसका जो कारण था कि कैसे बढ़ा यह राष्ट्रवाद, तो आधुनिक शिक्षा जब अंग्रेजों की आई तो लोगों ने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, और अंग्रेजी साहित्य में साफ साफ लिखा था कि हमें स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए, हमारा अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जानना शुरू किए लोग। प्रेस की स्थापना, तो प्रेस को स्थापित किया था अंग्रेजों ने अपने लिए, लेकिन भारतीयों ने उसे अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी तेज़ी से ये अपना राष्ट्रवाद का स्वर लोगों तक पहुंचा पाते थे। नस्ल भेद, नस्ल भेद अंग्रेजों की सबसे बड़ी खामी थी, वो काले गोरों में भेद करते थे। और अंग्रेज आए थे कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ठंडा प्रदेश, तो वहाँ न चाहते हुए भी बिना फेयर लवली के लोग गोरे हो जाते थे, ठीक है ना, न चाहते हुए भी गोरे पैदा होते थे। अब समझिए अंग्रेजों की प्रशासनिक एकता को देख करके भी लोग बड़ा प्रभावित थे कि यार ये एक है, हमारे यहाँ राजा छोटे छोटे टुकड़ों में लड़े पड़े हैं। हड़प नीति, डलहौजी ने जो हड़प नीति लाई थी कि डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी कि जिस भी भाभी को बच्चे नहीं रहेंगे उनके राजपाट को हम क्या करेंगे, हड़प लेंगे, है ना। डलहौजी ने बोला कि भौजी अगर आपके बच्चे नहीं रहे तो हम आपके राज को क्या करेंगे, हड़प लेंगे। गुस्सा मत होना, मैं बस याद करने के लिए समझा रहा हूँ, हड़प नीति यही लाया था, ठीक है ना। तो हम लोग भाभी, हमारे क्षेत्र में भौजी भी बोला जाता है बड़े सम्मान के साथ। कासे कहे तोरे आवन से भौजी, अंगना में आइल बहार भौजी, है कि नहीं गाना, तो वही वाला। तो डलहौजी ने जितने भी भौजियाई मतलब भाभियाँ हैं उनके बच्चे नहीं हैं तो उनके राजपाट को हड़पने की कोशिश करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 1877 में आपका दिल्ली दरबार लगता है, ध्यान रखिएगा मैं लिख रहा हूँ, 1877 में दिल्ली दरबार एक लगता है। ये एक तो 11 में भी लगता है, लेकिन 1877 में भी दिल्ली दरबार लगता है। वहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। आपको याद है मैं हूँ मर्द टांगे वाला, वो दिल्ली दरबार था, जब पूरा नोच खसोट के पूरी जनता से पैसा वहाँ पे दारू सब करा जा रहा था। तो याद रखिएगा, तो दिल्ली दरबार में काफ़ी पैसा होता है, मतलब बहाया जाता है, और पूरा देश इसका क्या करता है, विरोध करता है। देश क्या करता है, इसका विरोध करता है। तो विरोध के लिए भाई विरोध कैसे करेंगे, किससे करेंगे, प्रेस से करेंगे, अपनी सूचनाओं से करेंगे। तो विरोध में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, ध्यान रखिएगा, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। थोड़ा शांति सुनिए भाई बच्चों,
चल रहा है, प्रेस एक्ट आता है। अब एक चीज समझिएगा, ये वार्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है ना। ये कब आया था? तब देखिए 77 में लगा था ना ये दरबार, उसी का विरोध हो रहा था ना। तो ये भी कब आएगा? 78 में आएगा। कब आएगा? 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है सबसे पहले किस पत्रिका पे लगता है? हिंदी में एक उदंड मार्तंड की पत्रिका थी, उसी पर सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब लगता है। अब हुआ क्या इसमें जो अंग्रेजी साहित्य थे, अंग्रेजी जो समाचार पत्र थे, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं। हिंदी समाचार पत्र या अन्य स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिए लाइसेंस का 2 गुना कर दिए सब। दूसरी बात, उसमें सरकार का आप किसी प्रकार से विरोध नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखना, इसको समझिएगा। तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा कब आया था? 78 में। उसके बाद 78 में ही एक एक्ट और आया था जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। याद रखिए दोस्तों, ये पूछता है। आर्म्स एक्ट यानी हथियार से संबंधित एक्ट थे, हथियार से संबंधित थे। उसमें था कि जो भारतीय राजा रजवाड़े हैं वो हथियार नहीं रख सकते और न ही घोड़े पर चल सकते हैं, मतलब बड़ा घोड़ा, क्योंकि उनका शान होता था। तो भाई राजा रजवाड़े गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे? आम जनमानस के पास कहाँ हथियार और कहाँ घोड़ा, तो राजा रजवाड़े गुस्सा करेंगे। तो इस तरीके से आर्म्स एक्ट था, वह भारतीयों के लिए कठिन नियम बना दिया गया हथियार संबंधित। उसके बाद एक था ICS की परीक्षा, ICS परीक्षा। इसमें जो उम्र थी, उम्र घटाकर कितनी कर दी गई? 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 18 नहीं, 19 कर दी गई थी। 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। अब बताइए, भारतीय उस समय भारतीय 8-10 साल पे तो पढ़ना जाना शुरू करता था। हाँ नहीं, इसमें घटाया गया था। घटाया इसलिए गया था क्योंकि भारतीयों को बाहर करना था। भाई अंग्रेज तो अपने बच्चों को शुरू से पढ़ाना शुरू करते थे। हमारे भाई बहन कब जाते थे? 8-10 साल की उम्र में। तो BA करते करते खुदा हो जाते थे 25 साल के। तो जब तक BA नहीं करेंगे तब तक ICS का परीक्षा नहीं भरेंगे। और जब BA करते करते आप 25 साल के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको हटाने का सबसे बढ़िया फार्मूला था इन लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि अब टॉप करने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको 1885 की बात करते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अब इरेज करूँगा। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे 1857 के बाद की जो चीज़ें थी ध्यान रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसे दबाने के लिए, कुचलने के लिए, रोकने के लिए 1885 में एक व्यक्ति है जो ICS अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? हाँ, संस्थापक जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, है ना। इसने, अब सारे अंग्रेज परेशान कि यार भारतीय इतने हैं, हम लोग कम हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। सारे दिमाग लगा रहे, उसमें कुछ जज भी थे। तो ये बोला कि अरे तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, आई एम ICS टॉपर, उस समय का ISS समझिए इसको, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसने कहा कि एक ऐसी संस्था बनाओ जिसमें जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो आंदोलनकर्ता लोग हैं, उनको उसमें जोड़ लो। और जोड़ने के बाद जो खिलाना पिलाना, चौचक खिलाओ पिलाओ, क्योंकि नमक हरामी नहीं करेंगे सब। तो जोड़ने का मतलब ये था कि सबको उसी में क्या करना था, जोड़ना था। तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि हम क्या करते हैं, भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना का सुझाव दिया 1884 में, ध्यान रखिएगा 1884 में। अब भारतीय जनसंघ बनी, उसमें खूब जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी बौद्धिस्ट लोग थे, जितने भी नेता प्रेता थे जो कई उस समय के, उनको इकट्ठा करके खूब मुर्गा दारू जो भी देना था, मतलब उनके इच्छा अनुसार दिया जाने लगा। तो 1800, हाँ थोड़ा सा पीछे चलेंगे ना, फिर लेके आएंगे 85 पे। 1884 इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनसंघ की स्थापना 84 में A.O. ह्यूम के सुझाव से होता जरूर है, लेकिन इसी भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर
नाम क्या दिया जाता है, बदल कर क्या रखा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। अब यह जो कहा जाता है, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी के कहने पर, दादा भाई नौरोजी, इनके कहने पर, इनके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाता है। कब, 1885 में, 1885 में इनके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम होता है दादा भाई नौरोजी के कहने पर। लेकिन कांग्रेस का पुराना नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय जनसंघ था, 1884 में बना था। A.O. ह्यूम के सुझाव पर कि सारे बौद्धिस्टों को एक जगह, जैसे मान लीजिए कि आप में से दो चार जो है आंदोलन करता है, अब उनका ग्रुप बना करके मैंने उनको खूब बढ़िया से खिला पिला करके अपने वश में कर लिया, तो फिर बकिया तो मुर्दे जो पड़े हुए थे पहले भी, आज भी मुर्दे पड़े रहेंगे वो। तो वैसा ही काम करने की कोशिश किया इसने। इसको क्या पता कि यही जाके आगे कांटा बन जाएगा, नासूर बन जाएगा उसके लिए, है ना। आइए देखते हैं। तो बहुत से ऐसे काम, जैसे प्रेस अपने लिए बनाए, सब कांटा बन गया उनके लिए। शिक्षा लाए कि हम इनको पढ़ा के, अंग्रेजी सिखा के क्लर्क के अपने यहाँ काम पे रख लेंगे। लेकिन पढ़े जब साहित्य वगैरह, भाई इंग्लिश आ जाएगी तो इंग्लिश का साहित्य नहीं पढ़ेंगे, तो इनको लगा कि यार ये तो हमारे साथ जाती है। लड़ भिड़ गए फिर, और लड़ भिड़ गए तो राष्ट्रवाद का उदय उसे हम कहते हैं। आगे बढ़िए, देखिए इसमें तो आपको हमने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और 84 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है, लेकिन 85 में दादा भाई नौरोजी के कहने पर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब देखिए, कांग्रेस का मतलब होता है जन समूह, जन समूह। कांग्रेस का मतलब होता है जन समूह। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो, जैसे सीनेट बोलते हैं ना अमेरिका में, जो वहाँ का है वो सीनेट है, कांग्रेस बोलते हैं उसको, है ना। अब आइए, इसकी जो है 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी फर्स्ट बैठक होती है, इसकी फर्स्ट बैठक होती है 26 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे होती है दोस्तों, ये पूछता है ना, पहली बैठक थी इसलिए पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मुंबई में होती है, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होती है ना। ये मुंबई के तेजपाल कृत महाविद्यालय में होती है, संस्कृत महाविद्यालय में होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब समझिए, और इसका हेड, पहला हेड कौन था भाई, फर्स्ट हेड, अरे भाई भूल गए आप लोग, WC बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला हेड WC बनर्जी था, WC बनर्जी था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय हुआ करता था भारत का, और उस समय इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज बोला गया दोस्तों, दिमाग, अब जो भी हो, दिमाग मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क लिख दीजिए, अच्छा नाम है, शब्द है मस्तिष्क। डफरिन के मस्तिष्क की उपज माना जाता है। तो आपसे कभी यह प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस को हम किसके मस्तिष्क का उपज मानते हैं, तो डफरिन के मस्तिष्क का उपज मानते हैं। स्थापना किसने की है, स्थापना A.O. ह्यूम के माध्यम से हुआ है। किसके सुझाव पर नाम बदला गया, तो दादा भाई नौरोजी के नाम पर। इसका ऑक्टेवियस एलन, कहाँ गया, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम जो है, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम जो है इसका नाम है। पहला मुस्लिम अध्यक्ष किसको बताया आपने, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, जल्दी बताइए, कम से कम इतना तो याद रखना पड़ेगा। चलिए, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम सुना है आपने, तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो लिख दीजिएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना, ये थे। अगर पूछे फर्स्ट विदेशी अध्यक्ष, तो
विदेशी अध्यक्ष, तो ये है दोस्तों जॉर्ज यूले। तो ये कुछ प्रश्न, पहले अध्यक्ष हो गया, प्रथम विदेशी अध्यक्ष हो गया। अगर पूछे फर्स्ट महिला अध्यक्ष, अब इसमें अगर पूछे महिला, सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट बताइएगा, क्या बताएंगे? एनी बेसेंट। और भारतीय पूछे तो भारतीय होगा सरोजनी नायडू भारतीय में आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अगर पूछे कि महात्मा गांधी ने महात्मा करमचंद गांधी की बात करें, इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव वाला। एकमात्र इनका अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने एकमात्र बैठक की थी, क्योंकि 22 में जो है ये गिरफ्तार हो गए थे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, बंद कर दें क्या हम क्लसवा भाई? दो स्वतंत्रता आंदोलन हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। 1885 से 1905 उदारवादी लोग थे, झगड़ा वगड़ा नहीं, चलिए बात करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार कहेंगे, कबो तो मानेंगे। तो यहाँ कोई खास घटना आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो ही उग्रवादी आते हैं, कहते नहीं देंगे तो मार के छीनेंगे, तो आपको घटना दिखेगी ना। 1905 वाला शुरू करते हैं, और 1919 के बाद 1947 तक पूरी तरह से एक व्यक्ति हावी था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे भारत की राजनीति चलती थी, ठीक है ना। अब देखिए इसको, अब हम लोग बात करते हैं 1905, जिसका नाम है बंगाल विभाजन। अब आपका प्रश्न है कि इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। सबसे पहली चीज कि बंगाल, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोले क्या? बंगाल विभाजन। और बंगाल उस समय सबसे बड़ा प्रांत था, तो इसमें कौन कौन से प्रांत रहे होंगे? तो आप जानते हैं कि इस समय का बिहार इस समय का, फिर इस समय का पश्चिम बंगाल, और इस समय का उड़ीसा। ये तो अपने देश का हो गया, प्लस बांग्लादेश भी तो था। अब सोचिए इतना बड़ा, आप दिमाग में सोचिए ना कि हम कहाँ से, बिहार से होते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल लेते हुए पूरा बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रांत वास्तव में बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। अब समझिएगा इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं आज भी, चाहे उस समय यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद अपने चरम पे था। चरम पे का मतलब अधिक था राष्ट्रवाद यहाँ पे। अब इसको दबाने के लिए बंगाल को तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए बहाना कुछ और, काम कुछ और करना है ना। जैसे इस समय हमारी सरकारें वही ना कर रही हैं, बहाना कुछ और करती हैं, काम कहने को कुछ और करती है, करती कुछ और है। तो राष्ट्रवाद को दबाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? बंगाल को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। अब वो भी कहा कि भाई हमें प्रशासन में दिक्कत हो रही है, लेकिन बांटा कैसे? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को अलग, हिंदू बाहुल क्षेत्र को अलग बांट दिया। अब जब ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टकराहट होगी, और इसी टकराहट के लिए ही बांटा गया था। अंग्रेजों ने इसी टकराहट के लिए बांटा था। अब इसको समझिएगा कि राष्ट्रवाद दबाने के लिए इन्होंने शुरू किया, और इस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। देखिए नाम से ही लग रहा है। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि भारत में राष्ट्रवाद का प्रेरक किसे मानते हैं? तो आपको लगेगा कि बाल गंगाधर तिलक अगर दे दिया, भगत सिंह दे दिया, चंद्रशेखर आजाद और लॉर्ड कर्जन, तो किसे मारेंगे आप? कर्जन को मारिएगा। इसने काम किया था कि हम राष्ट्रवाद को दबाएंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया, राष्ट्रवाद भड़क गया। और भड़क गया, क्यों भड़क गया? आइए बात करते हैं उस पर, कहानी बताएंगे तब समझ में आएगा। होता क्या है कि यह 1903 में भारत आता है ना, 1903 में भारत आता है। और 1903 में आने के पीछे कारण था कि राष्ट्रवाद ऐसे ही भड़क चुका था भाई, काफ़ी बढ़ रहा था। तो इसके दिमाग में 1903 से ही ये षड्यंत्र करने लगता है
कि क्या करें, कैसे करें कि हमारा जो सोच है वो कामयाब हो जाए कि हम भारतीयों को तोड़ लें, है ना। अब उसमें होता क्या है कि षड्यंत्र के तौर पे इसने बंगाल विभाजन किया और इसका कारण क्या बताया, इसका कारण बताया प्रशासनिक कारण बताता है। लेकिन जब इसको विभाजित करता है तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटता है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में आपके मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बाहुल क्षेत्र था, ठीक है ना। अब सोचिए कि 50% इधर हो गए, 50% इधर हो गए, अलग अलग करने के पीछे कारण क्या था, तो फूट डालो और राज करो। अब सोचिए, लेकिन वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल या बंगाल वाला जो क्षेत्र था काफ़ी धनखड़ क्षेत्र था, मतलब धनी क्षेत्र था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी यात्राएं होती थी, विदेशों में माल जाते थे तो उसका टैक्स वगैरह, प्लस काफ़ी वहाँ पे मैदान भी थे तो कृषि वगैरह होती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको ही हम लोग राष्ट्रवाद का प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद का प्रेरक कहते हैं। क्यों, क्योंकि आया था दबाने, लेकिन इसका दाव उल्टा चल गया। अब देखिए, जो बंगाल विभाजन है इसका विरोध, ध्यान रखिएगा, इसका विरोध पूरे देश में चलता है, पूरे देश में होता है। और उसी समय आपको याद होगा कि ब्लैक डे मनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, काला दिवस मनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को बंग भंग का प्रस्ताव आता है, बंग भंग का प्रस्ताव आता है और इसे पारित किया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को पारित होता है। और इसी 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया था, राखी दिवस। इसमें मुस्लिम भाइयों के कलाई पर राखी बांधे थे हिंदू भाइयों ने। तो कहीं ना कहीं प्रगाढ़ जो है और मतलब संबंध मजबूत हो जाते हैं हिंदू, क्योंकि देखिए हमारा दुश्मन अंग्रेज, आपका दुश्मन अंग्रेज, और वही हम दोनों को बांटने की कोशिश कर रहा है, तो हम एक नहीं हो जाएंगे। कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भाई मुस्लिमों का भी दोस्त दुश्मन अंग्रेज और हमारा भी दुश्मन अंग्रेज, तो हम दोनों दोस्त हुए कि नहीं हुए। तो कहने का मतलब यहाँ पर राखी दिवस मनाया जाता है, काला दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, एक कृष्ण कुमार मित्र जी हैं, देखिए बंगाल विभाजन की मैं बात कर रहा हूँ, कृष्ण कुमार मित्र, इनकी एक पत्रिका है, ध्यान रखिए, पूछता है संजीवनी किसकी पत्रिका है और बंग भंग के बारे में सबसे पहले कहाँ छपा था, तो इसी में छपा था। अब मैंने कहा ना कि पत्रिकाएं काफी रोल अदा करती थी। अब एक पत्रिका में छपा, हजारों प्रतियां उसकी बिकी होंगी, करोड़ों बिकी होंगी, तो करोड़ों लोग के पास पहुंचा होगा। तो इस तरीके से पूरे देश में बंगाल विभाजन की सूचना पहुंची होगी और जो जो भारतीय सुना होगा उसके सीने में आग लगी होगी। और जब आग लगी होगी तो अपने चट्टी चौराहे पर उसको जाहिर किया गया होगा, और जाहिर किया गया होगा तो वहाँ अंग्रेज एका दुक्का रहे होंगे, मारा पीटा गया होगा। यानी पूरे देश में इसका विरोध प्रखर रूप से शुरू हो जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर बंगाल विभाजन का बहिष्कार, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या छपता है, तो इसमें छपता है कि बंगाल विभाजन का बहिष्कार करने की बात होती है, बंगाल विभाजन का बहिष्कार करने की बात होती है, और यहीं से सारी चीज़ें फैलती हैं। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे ना दोस्तों, वहाँ पे वो कमान संभालते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, पंजाब केसरी, वहाँ पे वो कमान संभालते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये पूरे देश के क्षेत्रों में फैलने लगता है। और जो आपके हैदर रजा थे वो दिल्ली में कमान संभालते हैं, हैदर रजा
दिल्ली में कमान संभालते हैं, और चिदम्बरम पिल्लई जो है मद्रास में कमान संभालते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो लगभग भारत के चारों कोने में लोगों ने इसको भड़काने में पूरी भूमिका निभाई है, और अंग्रेज़ों के लिए यह एक मुसीबत बन गया कि यार ये हमने क्या कर दिया। तो बंगाल विभाजन से देखिए यही प्रश्न बनता है कि कौन इसको किया था, किसको प्रेरक कहते हैं, और बंगाल विभाजन में पंजाब से कौन था, तो लाला लाजपत राय, और दिल्ली से कौन था, तो अभी मैंने एक नाम लिया है जिसका नाम है हैदर रजा, और पूरे यानी महाराष्ट्र से कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, और लास्ट में जो पिल्लई साहब हैं, क्या नाम है इनका, चिदम्बरम पिल्लई, ये मद्रास से थे। तो यहाँ से इन लोगों ने कमान संभाली आंदोलन की, और आंदोलन चल पड़ा। अब आइए चलते हैं 1906, जल्दी करो, 1906 में चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसके हेड दादा भाई नौरोजी होते हैं दोस्तों। 1906 की बात हो रही है, और इसमें कलकत्ता अधिवेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका आंदोलन है, बंग भंग वाला आंदोलन है, अब नरम दल और गरम दल चाहता है कि पूरे देश में जाए, और नरम दल कहता है कि ना बस बंगाल में रहे, क्योंकि जहां आग लगी है वहीं लगे रहने दो। ये कहते थे ना पूरे देश में लगाओ, ताकि ये अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हमें ये चारों चीज प्राप्त भी तो करनी है। अब नरम दल कह रहे ना, ये कह रहे हैं हाँ, ये कह रहे हैं ना, तो विभेद तो होगा भाई। बुढ़ऊ लोग कह रहे हैं कि ना आराम से काम लो, क्योंकि इनको पता था कि डायरेक्ट अंग्रेजों से भिड़ेंगे तो अपने तो छटक के भाग जाएंगे, सब जवान हैं। अब बुढ़ऊ लोग गोली खाने के लिए आगे रह जाएंगे, तो अपना भी तो देखना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कुल मिलाकर के कि नरम दल वाले चाहते थे कि सिर्फ बंगाल के बीच में ये आंदोलन चले, और गरम दल वाले कहते थे ना पूरे देश में चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी बात पे चीज़ें होती हैं, और लगभग चीज़ें चल रही होती हैं। इसी समय 1906 की बात हो रही है। एक सलीमुल्लाह खां है, सलीमुल्लाह खां, ये क्या करता है, मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। मुस्लिम लीग की स्थापना करता है कब, 1906 में। कहाँ करता है दोस्तों, ढाका में करता है। और ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश वर्तमान में, लेकिन उस समय भारत में न रहा होगा। अब वहीं पर एक व्यक्ति दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहा है, वहीं पर बहुत से लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए 1906 की बात हो रही है, जब पूरे देश में बंगाल भंग का विरोध हो रहा था, उसी समय ये सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए सलीमुल्लाह खां ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में ढाका के मतलब बांग्लादेश के ढाका में। अब होता क्या, इसमें और चीज़ समझिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, मुस्लिम हितों की रक्षा और अंग्रेजों की सहायता। ये दो हित इनका था उद्देश्य, कि मुस्लिम हितों की रक्षा करेंगे और अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो हमारे हितों की रक्षा होगी। क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू हमारी बात नहीं सुनते हैं मुसलमानों की, तो अंग्रेज के पास जाते हैं, और अंग्रेज कहेंगे भैया तुम कौन, हमने तो तुमको बनाया नहीं, जाओ कांग्रेस के पास, वहाँ से अपनी समस्या सुनाओ, फिर वो हमारे पास आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे। अब मजबूरी थी मुस्लिम लीग की कि कांग्रेस के पास जाना है, और कांग्रेस जब अंग्रेजों के पास जाती उसकी समस्या को लेके, अंग्रेज करते ही नहीं, तो उनको लगता कि कांग्रेस वाले हमारा काम करा ही नहीं रहे। देखिए मतभेद कैसे पैदा किया जा रहा है। अंग्रेज ऊपर हैं, ये बोले कि मुस्लिम लीग तुम्हारा हम डायरेक्ट नहीं सुनेंगे, तुम पहले कहाँ जाओ, कांग्रेस के पास, कांग्रेस हमारे पास आएगी फिर हम तुम्हारा काम करेंगे। ये आते कांग्रेस के पास, कांग्रेस कहती ठीक है करा देंगे, अंग्रेज के पास जाते अंग्रेज करते ही नहीं। अब इनको लगता कि कांग्रेस कराता ही नहीं, मतभेद पैदा शुरू हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसके जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो आप देखेंगे बड़ा प्यारा सा छोटा सा नाम है, ध्यान रखिएगा, एकदम याद हो जाएगा एक ही बार में, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ठीक है ना, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ठीक है ना, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ठीक है। अरे वो जैसे
इन्होंने लगभग सबका नाम उसमें ऐड कर लिया, और अब जानते भी बड़ा नाम होता है। अब देखिए, अगर प्रश्न पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे इनके आगा खान। स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों आगा खान, ठीक है ना, आगा खान, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, इसके बारे में इतना ही पूछता, मुस्लिम लीग के बारे में बहुत प्रश्न नहीं पूछता। आगे जब लखनऊ समझौता बताएंगे थोड़ा सा जिक्र वहाँ होगा। बाकी हर जगह ये पाकिस्तान की मांग पे अड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष और इसकी स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी ये याद रखना है। तो और मैंने कहानी बताई थी कि कैसे अंग्रेज जो है इनके विरुद्ध रहते थे। अब आते हैं 1907, जिसका नाम है कांग्रेस विभाजन। यहाँ से भी जो प्रश्न बनते हैं वो सारी बातें मैं करूँगा, ठीक है ना। कांग्रेस विभाजन, तो कांग्रेस विभाजन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, देखिए आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम कौन चाह रहा है, गरम दल, और कौन नहीं चाह रहा है, नरम दल। तो विचारों का मतभेद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब 1907 में क्या होता है कि एक तरफ युवा लामबंद हो जाते हैं, एक तरफ वृद्ध, एक तरफ युवा और एक तरफ वृद्ध, ठीक है ना। एक तरफ हमारे जैसे युवा और एक तरफ आप जैसे वृद्ध रहते हैं। अब हम युवा क्या चाहेंगे कि मारो और छीनो, क्योंकि जोश रहता है ना, जोश रहता है। और वृद्ध अनुभव कर चुके रहते हैं और उनको पता था कि अगर मारो छीनो पे जाएंगे तो ये सब हम लोगों को आगे करके अपने भाग जाएंगे और गोली हमें खानी पड़ेगी अंग्रेजों की। तो कहते थे ना, मारो छीनो नहीं, भिक्षाटन प्रवृत्ति, अनुनय विनय की प्रक्रिया से हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, ठीक है ना। युवा क्या थे, ये प्रशासन से परेशान थे, प्रशासन से परेशान थे, और इनका मानना था कि जबरदस्ती हम अपना अधिकार छीन लेंगे। ये भी परेशान थे, लेकिन ये कहते थे नहीं, गलत बात है, अनुनय विनय के द्वारा ये चाहते थे कि काम बन जाए। अनुनय विनय के द्वारा काम बनाना, और यहाँ पर जबरदस्ती काम बनाने की बात होती थी। और यहीं पर देखिए विचारों में मतभेद शुरू होता है। अब क्या होता है कि इसी समय सूरत अधिवेशन, अब इस अधिवेशन के लिए हमें अध्यक्ष तो चाहिए ना भाई, अध्यक्ष चाहिए। अब इसमें जो गरम दल था और नरम दल था, गरम दल वालों ने कहा कि इस बार हमारी तरफ से, यानी इस बार अध्यक्ष कौन बनेगा, बाल गंगाधर तिलक। नरम दल वाले बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये अध्यक्ष बन गया तो पूरे साल हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, और ये क्या करेगा, हर दिन क्या करेगा, हमें तोप के सामने खड़ा कर देगा, लड़ो, भागना नहीं है। अब नरम दल वाले बोले कि ना, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक तो कभी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, है ना। आप समझिए, और बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। अब एक रूल था कांग्रेस अधिवेशन में कि जिस प्रांत में होगा वहां का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो पहले क्या हुआ कि यह पंजाब में होना सुनिश्चित किया गया था। तो होता क्या है कि अब ये महाराष्ट्र के थे तो आराम से अध्यक्ष बन जाते। अब सुनिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस विभाजन युवा और वृद्ध में होता है। मैंने बता दिया कि ये लोग चाहते थे कि जबरदस्ती हम अपना अधिकार छीन लें, और ये लोग चाहते थे कि ना अनुनय विनय। इसी को युवा लोग कहते थे भिक्षाटन प्रवृत्ति, ठीक है ना, प्रवृत्ति भिक्षाटन। तो समझिएगा, भिक्षाटन प्रवृत्ति। अब समझिए, अब यहाँ पे गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को खड़ा करना चाहते, अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरम दल वाले रास बिहारी बोस को। दोनों में होता है मतभेद अध्यक्ष पद को लेकर के, और भागे भागे ये जाते हैं किसके पास, फिरोज शाह मेहता के पास। कहते हैं कि हमारी रक्षा करिए, अगर ये बन गया तो हम सारे बुढ़ऊ लोग एक तरफ से मारे जाएंगे, इसलिए हम चाहते ये बने। इसलिए फिरोज शाह मेहता ने क्या किया, अधिवेशन को वहाँ से हटा के सूरत कर दिया। अब सूरत करने का मतलब कि बाल गंगाधर तिलक का पत्ता साफ, भाई जब उस क्षेत्र में चले जाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक
वहाँ से हट गए। अब इन्होंने कहा कि चलो भैया हम किसको करेंगे, लाला लाजपत राय को खड़ा करेंगे। ये बोले ना, ये तो खेल के बीच में बेईमानी है। तो हुआ क्या, लास्ट में रास बिहारी बोस अध्यक्ष बन गए और इसी अध्यक्ष पद को लेकर के जो विवाद हुआ था उसी कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसी कारण क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था इस विवाद। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि किस कारणवश विवाद हुआ था, तो अध्यक्ष पद को लेकर के, ठीक है ना। 1907 का विभाजन क्यों हुआ था, अध्यक्ष पद को लेकर के विभाजन हुआ था दोस्तों। तो यहाँ से 1907 समाप्त। अब आते हैं दोस्तों 1909। 1909 में कौन सा एक्ट आया था, मार्ले मिंटो, ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों। और मार्ले मिंटो सुधार में एक लाइन याद रखिएगा कि यहाँ पे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। एक लाइन इससे पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया था, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ रही थी। अब अंग्रेजों को एक बढ़िया मौका मिल गया कि अगर हम इनको दे देते हैं तो ये भिड़ते रहेंगे आपस में। अब संसदीय व्यवस्था में पहली बार मुसलमानों के लिए दे दिया जाता है अलग से। और इसी समय लॉर्ड मार्ले जो था वो उस समय के क्राउन, ब्रिटेन के क्राउन को पत्र लिखता है कि हम लोग भारत में नागदंत बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं, इसको कहता है नागदंत बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी जहरीली होगी। सोचिए, सब जानते थे कि भिड़ाना कैसे, लड़ाना कैसे है। जैसे हमारे यहाँ जब वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, तो आपको छोटे छोटे जातियों में बांटा जाता है कि कहीं ये एकजुट होकर के टक्कर न ले ले सीधे, और आप लड़ते भिड़ते रहते हैं, ग्वाल डढ़ोर वगैरह वगैरह बन जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में बन जाते हैं। अगर एक हो जाएं तो आप भी शायद अपने सत्ता को प्राप्त कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग दिल्ली दरबार की जब बात करते हैं 1911 में, तो 12 अक्टूबर 1911 की बात है। होता क्या है कि जॉर्ज पंचम जो उस समय का ब्रिटिश राजा था और उसकी वाइफ थी रानी मैरी, ध्यान रखिएगा, इसका जो है जॉर्ज पंचम जो क्या था, राजा था कहाँ का, ब्रिटेन का, और उसी का शासन चल रहा था भाई, ब्रिटेन का। और इसकी वाइफ थी वाइफ लिख देते हैं मैरी, आप लोग मेरी मत समझिएगा, मैरी, ठीक है ना। और इनके 2 बच्चे थे घाली घुली वाले, चमचम और छमछम। पंचम के 2 बच्चे चमचम और छमछम। याद कराने के लिए मैं बदलता हूँ, याद रहे कि ये लोग आए भारत घूमने। अब जब भारत घूमने आएंगे भाई, गुलाम देश में, अपने गुलाम देश में आएंगे, तो काफ़ी ठीक ठाक व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। और ठीक ठाक व्यवस्था जब होगी तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने आते ही बोला कि दोस्तों, भाई और बहनों, बंगाल विभाजन रद्द होगा, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द करते हैं। पहला क्वेश्चन कब करते हैं, 1911 में, ठीक है ना, बंगाल विभाजन रद्द करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि अलग प्रांत का दर्जा किसको किसको देते हैं, बिहार और उड़ीसा, इसको अलग प्रांत का दर्जा दे देते हैं, अलग प्रांत का दर्जा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, दिल्ली को राजधानी बनाने की एक तो घोषणा करते हैं, और एक क्या होता है कि यह राजधानी क्षेत्र बनता है, जब मतलब बन जाता है। दो हमें डेट याद रखने हैं। तो राजधानी बनाने की जो घोषणा होती है, यह दोस्तों 1911 में होती है। कब होती है, 1911 में। लेकिन राजधानी क्षेत्र बना कब, 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को बनता है, लेकिन घोषणा 1911 में करके ये निकल लेते हैं, मतलब घर चले जाते हैं अपने। तो ये देखिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये बनता है। अब आइए 5वें क्वेश्चन पे कि पहली बार 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया। अब मुझे बताइए, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगान किस पुस्तक से ली गई है इनकी, गीतांजलि, बहुत सुंदर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गीतांजलि जो है इनकी पुस्तक है। राष्ट्रगान कितने लाइन का है,
13 लाइन, इसमें क्या है 13 लाइन है। अब आप समझिए, किसी भी व्यक्ति को आप कहेंगे जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मतलब लोगों के मन पे राज करने वाले आपकी जय हो, भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता आपकी जय हो। अब देखिए, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग यानी पूरा भारत, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंग मतलब पंजाब से लेके, गुजरात से लेके, मराठाओं से लेकर के द्रविड़ मतलब तमिलनाडु से लेते हुए पूरा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश लेते हुए और गंगा यमुना का जल जहां जहां तक जाता है वहां के लोगों पर राज करने वाले आपकी जय हो। अब हमारी बीबी अगर हमारा इतना बखान सुनेगी तो नहीं होगी थोड़ा सा कि वाह बहुत सही हमारे पतिदेव हैं, बोलेगी ऐसा है कि दाढ़ी वाले बाबा को क्या दे दो, नाइटहुड की उपाधि। तो नाइटहुड तक लाने के लिए इतना बताना पड़ा कि इनको जो है इसी समय नाइट हुड की उपाधि दी गई थी, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। और उसी का दिल इन पे आ गया था यूं कहिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ी शक्ति थी। तो गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का पहला नोबल मिला था, रविंद्रनाथ जी को पहला नोबल मिला था, साहित्य का पहला नोबल 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था, जो पूरे विश्व में पहला था साहित्य में। क्योंकि 1901 में स्टार्ट होता है नोबल देना, 1901 में स्टार्ट होता है, 1913 में इनको मिल जाता है गीतांजलि के लिए। और 52 सेकेंड में गाया जाता है राष्ट्रगान। इसको क्यों कब अपनाया गया था संविधान में, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों इसको संविधान में अपनाया जाता है। उसी दिन राष्ट्रगीत को भी अपनाया जाता है, दोनों को 24 जनवरी जो लास्ट बैठक थी उसी दिन अपनाया जाता है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों, तो ये देखिए दिल्ली दरबार से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता, इवन हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, शांति बनाएंगे तो सोना मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रगीत को वंदे मातरम, सुजलाम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। दोस्तों जो लखनऊ समझौता होता है ना, इसमें जो है आपका जो है नरम दल प्लस गरम दल प्लस मुस्लिम लीग ये तीनों एक हो जाते हैं और इसके हेड होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन के हेड होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसी समय बीएचयू की स्थापना होती है और महात्मा गांधी इसमें भारत आ चुके हैं। और भारत आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि बीएचयू के स्थापना समारोह में भी उनको बुलाया गया है, क्योंकि भाई नटाल कांग्रेस की स्थापना 1905 में कर चुके थे, बोअर पुरस्कार मिल चुका था, तो ठीक ठाक उनकी बन गई थी। अब यहाँ आते हैं तो एक सामान्य की तरह भाषण देते हैं। इनका भाषण इतना प्रभावी होता है कि बहुत लोग प्रभावित होते हैं। और 1916 में लखनऊ समझौते के लिए एक व्यक्ति आता है जो बिहार का किसान रहता है, राजकुमार राव, क्या नाम था उसका, राव नहीं क्योंकि वो चला जाएगा हीरो वाले में ना, तो राजकुमार थे। वो आते हैं कि हम कांग्रेस से चल करके अपने यहाँ की तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाएंगे, कि आओ हमारे यहाँ देखो किसानों की बहुत बुरी हालत है। तो वो सुनते हैं वहीं पर अधिवेशन में गांधी की भाषण सुनते हैं और उनको लगता है कि बस यही वो शेर है जो हमें उस नर्क से आज़ादी दिलाएगा। और वहाँ पर वो गांधी जी से मिलते हैं और उनको निमंत्रण देते हैं कि बापू तो उस समय नहीं थे, महात्मा भी नहीं थे, गांधी जी आप आइए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ देखिए किसानों की कितनी बुरी हालत है। और गांधी जी कहते हैं तू चल मैं आया, और कस्तूरबा से कहते हैं कि नमक सतुआ बांध दो मैं जा रहा हूँ बिहार, क्योंकि लखनऊ से वाराणसी होते हुए चंदौली होते ना बिहार जाएंगे, उड़ के तो गिर नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ट्रेन से जाएंगे आप, ट्रेन से जाना है तो बिहार जाएंगे तो अपना नमक सत्तू उठाते चल लेते हैं बिहार। और चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था ना, आइए